नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग सीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं और इस प्रश्न श्रृंखला के क्रम में आज हम देखेंगे भूगोल पर प्रश्न श्रृंखला नंबर 8 और ये है पृथ्वी। इसका चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो आज का चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। ऑप्शन दी है, ए ऑप्शन है सीमा, बी नीचे, सी सियाल और डी इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में 2003 में। तो प्रश्न क्या कहता है, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। सामान्य सा प्रश्न है। तो एडवर्ड सुएज ने या सुएज उसी को लिखा गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। इन्होंने रासायनिक रूप से तीन मंडलों में पृथ्वी के अंतराल को विभक्त किया था। सबसे अंदर की परत थी, इसे उन्होंने कहा नीचे। उससे ऊपर का मंडल, उसको कहा सीमा। उस सबसे ऊपर का मंडल, इसको उन्होंने कहा सियाल। सियाल SIAL, सीमा SIMA और नीचे NIF। तो जो ऊपर की परत है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के जो 3 मंडल बताए क्रम से ऊपर से नीचे जाने पर सियाल, फिर सीमा, फिर नीचे। और सियाल के ऊपर भी इन्होंने एक पतली सी परत मानी थी, लगभग आधा किलोमीटर की, जो कि रवेदार है। और उस रवेदार परत के ठीक नीचे सियाल, फिर सीमा, फिर नीचे। और इन परतों के नामकरण जो किए गए हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्होंने नामकरण किया। और इन्होंने बताया कि सियाल जो ऊपरी परत है, उसमें सियाल माने पहले के 2 अक्षर SI प्लस AL। SI से सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ऊपरी जो परत है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, इसलिए इस परत को दोनों के शुरू के 2 अक्षर लेके जोड़ के बना दिया कि ऊपरी परत का नाम दिया सियाल। जो मध्यवर्ती परत है, उसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम का आधिक्य है, इसलिए सिलिका के शुरू के 2 अक्षर और बाद में मैग्नीशियम के 2 अक्षर, दोनों को मिला के इसका नाम रखा गया सीमा। सबसे आंतरिक परत, इसमें है निकेल प्लस फेरियम की अधिकता। तो निकेल का पहले 2 अक्षर Ni और आखिरी के इसके पहले 2 अक्षर फेरियम के Fe, दोनों को मिला के इसका नाम किया गया नीचे। यानी सियाल जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की आधिक्य है इसमें बाहरी परत में। मध्यवर्ती परत जो है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम का बाहुल्य है। और जो आंतरिक परत है उसमें निकेल और फेरियम का आधिक्य है। तो इस जानकारी के साथ आपके इस प्रश्न के साथ साथ और भी बहुत से प्रश्न तैयार हो सकते हैं। इन जानकारियों को जोड़कर और बहुत से नए प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न में जो पूछा है इन्होंने कि सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, तो क्या कहा जाएगा उसको? सबसे ऊपरी परत सियाल। यानी आपका आंसर क्या होगा? सियाल। एक चीज हम आपसे और कहना चाहेंगे कि इन वीडियोस को आप आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न होते हैं, जो कठिन प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, वो कहीं भी मिल सकते हैं। शुरू में भी मिल सकते हैं, बीच में भी मिल सकते हैं, आखिरी में भी मिल सकते हैं। उसका कारण यह है कि हम एक कोशिश करते हैं कि एक सीक्वेंशियल आर्डर में क्वेश्चन हो, क्रम से चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हुए प्रश्न हो। तो वो कठिन प्रश्न और अच्छे प्रश्न आपको कहीं भी मिल सकते हैं, बीच में, आगे, पीछे, शुरू में। तो इसलिए आपको वीडियोस को लास्ट तक देखें, जिससे आपको अच्छे प्रश्न मिलते रहे। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन।
तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि मोहोरोविसिक असंबद्धता डॉट 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 के मध्य स्थित है, यानी इस बीच में ये फिलअप करना है कि मोहोरोविसिक असंबद्धता किन दो मंडलों के बीच में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 में। और ऑप्शन क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, माने इनके मध्य। बी ऑप्शन दिया है ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के मध्य। सी निचले मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य। और डी ऑप्शन दिया है बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य। तो पहले कुछ थोड़ा सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ लेंगे, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर तो आराम से निकलेगा। तो एक तो पिछले प्रश्न में देखा था, एक प्रश्न पे वर्गीकरण पिछले वाले में कि सुवेश ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में उसका रासायनिक वर्गीकरण किया था। आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय भूगणित एवं भूभौतिकी का संगठन यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स यानी IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और भी बहुत से जियोलॉजिस्ट उससे सहमत थे। तो उस वर्गीकरण के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख मंडलों में बांटा गया था। ऊपर की परत को कहा गया क्रस्ट, या हिंदी में भूपरपटी। मध्यवर्ती परत को कहा गया मेंटिल या प्रवार, और आंतरिक परत को कहा गया क्रोड या इंग्लिश में कोर। जो क्रस्ट की मोटाई है इसमें थोड़ा मतभेद है। IUGG के अनुसार इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है और बहुत से विश्व के जियोलॉजिस्ट उसको 35 किलोमीटर मोटी मानते हैं। यानी यहां से यहां तक की भूपरपटी से लेके यहां तक की मोटाई 35, फिर यहां से 35 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक केंद्रीय कोर। तो इस क्रस्ट में अगर यहां पर देखेंगे तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिवाइडिंग संक्रमण मेखला पाई जाती है, और उसका कारण है कि क्रस्ट और मेंटल की संरचना में अंतर है। इसलिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक विसंगति तल या संक्रमण मेखला या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, और इस डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है मोहोरोविसिक असंबद्धता। मोहोरोविसिक असंबद्धता। और वो पता कब चला और कैसे चला? मोहोरोविसिक जो है वो यूगोस्लाविया, जो पूर्व यूगोस्लाविया था, वहां के जियोफिजिसिस्ट थे, भूभौतिक शास्त्री, और उन्होंने 1909 में एक बात देखी कि भूकंपीय तरंगें जब इस मोहोरोविसिक या मोहो डिस्कंटिन्यूटी से गुजर रही है तो इनकी गति में अचानक वृद्धि हो जा रही है, इनमें तेजी आ जा रही है। वहां से पता चला कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक असंबद्धता है या डिस्कंटिन्यूटी है, और उसको फिर इन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया मोहो असंबद्धता या मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इसके अतिरिक्त और भी असंबद्धता है। एक असंबद्धता यहाँ देखने को मिलती है मेंटल और क्रोड के मध्य, जिसको कहा जाता है गुटेनबर्ग विसंगति तल या गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके अतिरिक्त क्रस्ट के अंदर भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य इस तरह से बीच में एक विसंगति तल मिलता है। मेंटल के मध्य में भी विसंगति तल मिलता है, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को डिवाइड करता है। इसके बाद क्रोड के अंदर भी एक विसंगति तल मिलता है, जो कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है, प्रश्न पूछा है कि मोहोरोविसिक असंबद्धता किसके मध्य है, तो किसके मध्य आएगी? क्रस्ट और मेंटल के मध्य। लेकिन इस प्रश्न में आप देखिए कहीं पर क्रस्ट और मेंटल नहीं दिया गया, तो आप उस फॉर्मेट पे अपने प्रश्न को ढाल सकते हैं। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो डिवाइडिंग जो डिस्कंटिन्यूटी आएगी उसका नाम है
कोनराड विसंगति तल, यहाँ पर कोनराड विसंगति तल, ऊपरी और निचले क्रस्ट के मध्य। तो इसके बाद निचले क्रस्ट के नीचे जब आएंगे तो यहां पर मिलेगी हमें मोह विसंगति तल। तो इस प्रश्न के हिसाब से कैसे किया जाएगा, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को भी हम कह सकते हैं, चाहे हम ये कहें कि मोह विसंगति तल क्रस्ट और मध्य के क्रस्ट और मेंटल के मध्य पाया जाता है, चाहे हम ये कहें कि मोह विसंगति तल निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य पाया जाता है, बात एक ही है। और इस प्रश्न में ऑप्शन इसी रूप में दिया है। इसमें देखिए पहले दिया है ए ऑप्शन, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, वही बात कि निचला क्रस्ट ये वाला पार्ट और ऊपरी मेंटल इधर वाला पार्ट, इसके बीच का विसंगति तल है, इसको कहा जाता है मोह विसंगति तल। तो आपका आंसर क्या सही होगा, ये आपका। इसके अतिरिक्त इनको भी देख लें, ऊपरी तो उत्तर आपका ये सही हो गया। अब बी, सी और डी को भी देख लें कि इनके मध्य की विसंगति तल को क्या कहा जाता है। ऊपरी मेंटल एवं निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के मध्य भी एक विसंगति तल है और उस विसंगति तल का नाम दिया जाता है रेपिटी, रेपिटी विसंगति तल। अगला दिया है सी में, निचला मेंटल एवं बाह्य कोर। तो निचला मेंटल कहां पर आएगा, यहां, और बाह्य कोर आएगा यहां। निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच यहां पर एक विसंगति तल मिलता है, उसको कहा जाता है गुटेनबर्ग विसंगति तल। यानी सी वाला ऑप्शन जो है उसका नाम है गुटेनबर्ग विसंगति तल। यहां पर 2900 किलोमीटर की गहराई पर। और सबसे डी लास्ट में जो दिया है उसको देख लें कि बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य भी एक विसंगति तल है। और बाह्य कोर में जब आगे चल के आप इसको पढ़ते हैं, जिनको जानकारी है कि आउटर कोर या बाह्य कोर जो है वो मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर जो है वो ठोस अवस्था में। तो दोनों के बीच आउटर कोर और इनर कोर यानी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य भी एक विसंगति तल पाया जाता है, उसका नाम है लेहमन विसंगति तल। तो बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य ये है लेहमन विसंगति तल। तो ये तीनों को हमने बता दिया, तीनों क्लियर कर दिया। और प्रश्न का उत्तर की बात है तो प्रश्न का उत्तर कौन सा है आपका, ए ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। और ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को, बी बाह्य अंतरतम और मेंटल को, सी आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम को, और डी है निचला क्रस्ट और मेंटल को। तो अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिटेल में चीजें समझाई, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है पीजीटी 2016 में। तो पिछले प्रश्न में हमने डिटेल में सारी चीज समझाई कि कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आईयूजीजी ने जो बांटा है क्रस्ट, मेंटल और कोर के वर्गीकरण में, और उसमें सभी की जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, जो संक्रमण मेखलाएं हैं, सभी को हमने क्रम से बताया था और उन प्रश्नों में देखा था। तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपरी जो है इसको हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट। ये मेंटल और ये क्रोड या कोर। तो अभी पिछले प्रश्न में ही हमने बताया था कि पूछा क्या गया है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता यहां पाई जाती है मेंटल और क्रोड के मध्य, मेंटल और क्रोड के मध्य एक विसंगति तल है जो दोनों को सेपरेट करता है, मेंटल और क्रोड को। और उसका कारण क्या बनता है, मेंटल का निचला भाग जो है वो ठोस है और क्रोड का ऊपरी भाग है जो तरलावस्था में है, इसलिए दोनों के बीच एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसका नाम रखा गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। लेकिन मेंटल और क्रोड के ऑप्शन के तौर पर कोई सीधा सीधा नहीं है इसमें। अगर आप ठीक से देखें, पहला ये ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ये तो गलत हो जाएगा। अगला दिया है बाह्य अंतरतम, बाह्य अंतरतम माने
आउटर कोर और मेंटल। बाह्य अंतरतम माने यहां से चालू होगा, यहां से बाह्य अंतरतम माने आउटर कोर और मेंटल, तो यही आएगा आंसर आपका। बाह्य अंतरतम यानी आउटर कोर और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूअस जोन है जो, उसका नाम है गुटनबर्ग असंबद्धता। तो इसको कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक तो कि मेंटल और क्रोड के मध्य है, दूसरे में जो ए ऑप्शन बन गया कि बाह्य अंतरतम माने ये बाह्य अंतरतम ये भाग और मेंटल के मध्य। अगला और बना सकते हैं कि बाह्य अंतरतम और आंतरिक मेंटल के बीच, ठीक है, या इनर लोअर मेंटल के बीच या निचले मेंटल के बीच, तो वो भी सही रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, बाह्य अंतरतम और मेंटल के मध्य। बाकी सब पे हम पिछले प्रश्न में बता ही चुके। तो इसके बाद अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, इसमें है कि पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है? पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है? और ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 5150 किलोमीटर, बी 6371 किलोमीटर, सी 7200 किलोमीटर और डी है 8100 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में। तो इसमें सिर्फ पृथ्वी के अंतरतम यानी क्रोड या इंग्लिश में जिसको कहते हैं कोर, सिर्फ उसका चित्र देखते हैं कि कहां से स्टार्ट होता है और केंद्र तक कितनी मोटाई। इसके ये सिर्फ क्रोड का चित्र ले रहे हैं, आउटर कोर, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। बाह्य अंतरतम मीन्स आउटर कोर और आंतरिक अंतरतम मीन्स इनर कोर। इसके ऊपर मेंटल और क्रस्ट वाला नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, इसी को देखना है। बाह्य अंतरतम जो है वो यहाँ 2900 किलोमीटर मेंटल की आखिरी सीमा है, यहां तक मेंटल रहता है, क्रस्ट फिर मेंटल फिर कोर। तो क्रस्ट के बाद मेंटल, ऊपर से लेके 35 किलोमीटर तक क्रस्ट, 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल, फिर 2900 किलोमीटर से कोर यानी केंद्र जो है 6371 किलोमीटर तक व्याप्त है। कोर 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक। इसके भी इस कोर के दो पार्ट हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो आउटर कोर कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, और फिर 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर यानी सेंटर तक, पृथ्वी के सेंटर तक फिर अंतरतम यानी पृथ्वी का कोर व्याप्त है। तो उन्होंने क्या पूछा कि पृथ्वी के बाह्य अंतरतम, पृथ्वी के बाह्य अंतरतम माने इस हिस्से की बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई, अधिकतम गहराई कहां तक आएगी? यहां तक, यहां तक अधिकतम गहराई आएगी, यहां तक, यानी 5150 किलोमीटर तक अधिकतम गहराई होगी पृथ्वी के आउटर कोर यानी बाह्य अंतरतम की। तो प्रश्न ने क्या कहा कि पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है? पहला ही ऑप्शन सही होगा आपका, 5150 किलोमीटर। ये बी ऑप्शन ये गलत, क्योंकि ये तो केंद्र तक की गहराई है, और ये तो बिल्कुल ही गलत ये दोनों, क्योंकि 7200 किलोमीटर तो पृथ्वी की रेडियस भी नहीं, त्रिज्या भी नहीं। इसकी त्रिज्या अधिकतम कितनी है? 6371 किलोमीटर तक त्रिज्या औसत त्रिज्या मानी जाती है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? 5150 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? और ये क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी 2011 में। ऑप्शन है 22, सी 23, सी 32 और डी 40। प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर कितनी गहराई पर बढ़ता है? तो फैक्ट है कि औसतन पृथ्वी के अंतराल में जाने पर लगभग 32 से 33 मीटर गहराई पर जाने पर पृथ्वी में 1 डिग्री सेल्सियस
तापमान वृद्धि होती है। तो उस तरह से देखें तो ऑप्शन में दिया A22, ये गलत, ये 23 ये गलत, ये वाला सी ऑप्शन सही होगा 32 मीटर, यानी पृथ्वी में की गहराई में 32 से 33 मीटर जाने पर लगभग औसतन 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि होती है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? और ऑप्शन दिया है 32 किलोमीटर, बी ऑप्शन 50 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर और डी 100 किलोमीटर। तो कुछ चीज़ों को समझ लेंगे। अभी हमने इसका सब डिवीजन बताया था पृथ्वी के अंतराल का, उसमें ऊपरी परत बताई थी क्रस्ट, उसके नीचे फिर मेंटल, फिर कोर। तो क्रस्ट जो है वो ये धरातल, ये 35 किलोमीटर यहाँ तक है क्रस्ट। 35 किलोमीटर से मेंटल स्टार्ट होता है 2900 2900 किलोमीटर तक। और नीचे का चित्र नहीं बनाएं क्योंकि जरूरत यहीं की, ये मेंटल। इस मेंटल में 100, अब इस मेंटल का ये ऊपरी भाग है, ये निचला भाग। मेंटल के ऊपरी भाग में यहाँ 100 किलोमीटर आने पर ये ऊपर का हिस्सा 100 किलोमीटर का ठोस है, लेकिन इस 100 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक की ये परत सेमी लिक्विड स्टेट में है, अर्ध तरलावस्था में है, और इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 किलोमीटर की गहराई से स्टार्ट होकर 350 किलोमीटर की गहराई तक, यानी लगभग 250 किलोमीटर मोटी पट्टी जो है ये अर्ध तरलावस्था में है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये ठंडे कोलतार की तरह है, इसकी तुलनाएं की जाती है, या गीली मिट्टी की तरह है। ये पूरी तरह तरलावस्था में नहीं है, ये अर्ध तरलावस्था में है। और सही स्थिति है कि अर्ध तरलावस्था यानी सेमी लिक्विड स्टेट से सॉलिड के बीच है, गीली मिट्टी की तरह है, ठंडे कोलतार की तरह है। इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। इसके ऊपर के पार्ट को लिथोस्फीयर और इसके नीचे वाले हिस्से को एस्थेनोस्फीयर। तो इस एस्थेनोस्फीयर की विशेषता क्या है? यहां पर रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनके ब्रेक होने से जो एनर्जी निकलती है उसने इस एस्थेनोस्फीयर के पदार्थ को अर्ध तरलावस्था में कर दिया। तो जो प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं, तो ये कहां से मिलना शुरू हो जाएगा? 100 किलोमीटर की गहराई से मिलना प्रारंभ हो जाएगा और 350 किलोमीटर की गहराई तक चलेगा एटमॉस्फेयर। तो आप ऑप्शन में देखें, पहला है 32 किलोमीटर गलत, 50 किलोमीटर गलत, 80 किलोमीटर गलत, डी ऑप्शन 100 किलोमीटर। यानी इस गहराई पर 100 किलोमीटर की गहराई पर ये ठोस पदार्थ तरल या अर्ध तरल अवस्था में मिलना शुरू हो जाता है और उसको नाम दिया जाता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है?
और ए ऑप्शन दिया है सिलिका एवं एल्यूमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी है बेसाल्ट एवं सिलिका, और डी है निकेल एवं लोहा। तो ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है और पहले ही प्रश्न में हमने बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक परत को नीचे कहते हैं, उसमें निकेल और बेरियम की अधिकता है। तो पहले तो एडवर्ड स्वेस ने ही जो वर्गीकरण दिया था सियाल सीमा नीफे का, उसमें भी ये बात आई कि आंतरिक परत में निकेल और बेरियम अधिक है। बाद में IUGG का वर्गीकरण आया, उसमें भी ये बात सामने आई कि आंतरिक परत है जो उसमें निकेल और बेरियम की अधिकता है। तो ये वर्गीकरण जो दिया है सियाल और सिलिका एल्यूमिनियम सिलिका मैग्नीशियम, तो इसको एडवर्ड स्वेस के अनुसार ही देख लें तो भी बात वही है, बाकी IUGG के अनुसार भी। तो इस ऊपरी परत को कहा जाता है सियाल, इसमें सिलिका एल्यूमिनियम की अधिकता। मध्यवर्ती परत इसको कहा जाता है सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता। आंतरिक परत को नीफे यानी निकेल और बेरियम की अधिकता। तो प्रश्न में क्या कहा कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन दो तत्वों की प्रधानता है? तो किसकी प्रधानता होगी? निकेल प्लस बेरियम की। तो ऑप्शन में देखेंगे ये सिलिका एवं एल्यूमिनियम गलत, क्योंकि ये तो बाहरी परत है। सिलिका एवं मैग्नीशियम ये भी गलत, ये मध्यवर्ती परत है, ये गलत। बेसाल्ट एवं सिलिका, डी ऑप्शन सही होगा, निकेल एवं लोहा। तो डी आंसर सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये निकालना। और ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2016 में। ऑप्शन में दिया है कि ये ऑप्शन है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। बी ऑप्शन में दिया है पृथ्वी की परत यानी बाहरी हिस्सा ऊपरी मंडल सियाल से बना है। सी सागर तल सीमा से बना है। और डी ऑप्शन है सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इसमें पहले में दिया है कि पृथ्वी का अधिकांश, और इसमें क्या करना है कि जो असत्य वाक्य है वो निकालना है, जो असत्य होगा वो सही होगा। तो पहले देखिए पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल का बना है। ये लाइन अपने आप में सही है। मेंटल जो है उसका आयतन जो है, मेंटल का आयतन टोटल पृथ्वी का 83% है, माने आयतन बहुत अधिक हो गया। और द्रव्यमान जो है मेंटल का वो पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 63% है। यानी ये लाइन तो सही होगी, पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल का बना है। ये लाइन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आयतन 83% मेंटल का, टोटल पृथ्वी का 83% मेंटल ही है। और टोटल पृथ्वी के द्रव्यमान का मेंटल 63% द्रव्यमान है मेंटल का। तो ये लाइन तो सही है, ये लाइन सही है, माने असत्य खोजना है, माने इस हिसाब से हट जाएगा। अगला दिया है कि पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। पिछले प्रश्न में हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि बाह्य परत सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। तो ये भी सही है, माने ये आंसर आपका ये भी सही है। आपको असत्य खोजना है, माने अभी उत्तर नहीं मिला। अगला दिया है सागर तल सीमा से बना है। सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सीमा मीन सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो IUGG का जो वर्गीकरण है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स का जो वर्गीकरण है पृथ्वी के अंतराल का, उसमें जो क्रस्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि क्रस्ट जो है वो दो पार्ट में बटी है। ऊपरी क्रस्ट बाह्य क्रस्ट उसको कहा जाता है महाद्वीपीय क्रस्ट भी कहा जाता है, और वो सियाल की बनी है। और निचली क्रस्ट जिसको ओसनिक क्रस्ट भी कहा जाता है या महासागरीय क्रस्ट भी कहा जाता है, वो सीमा की बनी है। यानी महासागरीय नितल सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम का बना है। तो ये लाइन भी सही है कि सागर तल सीमा से बना है। और खोजना क्या है हमको? जो असत्य वाक्य हो, जो सत्य ना हो, खोजना है। चौथा देखिए, चौथा दिया गया कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। क्या दिया है? सीमा
सियाल के ऊपर तैरता है, ये लाइन असत्य है, क्योंकि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है, सीमा सियाल के ऊपर नहीं तैरता। तो इसलिए ये लाइन असत्य हो जाएगी और असत्य ही खोजना है, इसलिए आंसर डी सही होगा कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। ये लाइन गलत है, इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2004 में। फिर से एक बार देखते हैं क्या दिया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है। और ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, बी है रेडियो सक्रिय पदार्थों से, सी है चट्टानों के भार से और डी है संवहन से। तो पिछले प्रश्नों में भी देखा गया है अर्थ का इंटीरियर, एक बार फिर कुछ चीज़ों को रिपीट कर दें और उसमें सिर्फ हम देखेंगे प्लेट यानी क्रस्ट और मेंटल का भाग और एटमॉस्फेयर। ऊपर की जैसे मान लीजिए ये पट्टी है जो ये 0 से कहाँ तक 35 किलोमीटर तक, 0 से 35 किलोमीटर तक है। आप इसके अंदर की ओर जाएंगे और अंदर की ओर आएंगे तो 65 यहाँ तक 0 से 35 किलोमीटर तक है क्रस्ट, 35 किलोमीटर से गहराई की ओर जाएंगे 2900 किलोमीटर तक, वहाँ तक मेंटल आता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेयर तक का काम है। तो 35 किलोमीटर से यहाँ से मेंटल शुरू हो गया, कहाँ तक जाएगा 2900 किलोमीटर तक, मान लीजिए इसको भी ले लें। 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर, ये यहाँ से भी देख सकते हैं 0 35 किलोमीटर 2900 किलोमीटर, यानी ये क्रस्ट के बाद वाला भाग ही मेंटल हो गया। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है यानी ऊपर का 65 किलोमीटर का भाग, सिक्सटी 65 किलोमीटर मोटी पट्टी मीन 100 किलोमीटर तक हो जाएगा यहाँ तक आने में। सौ किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर। तो ऊपर का 35 किलोमीटर क्रस्ट, फिर यहाँ से 65 किलोमीटर जाएंगे तो मेंटल का ऊपरी भाग यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 100 किलोमीटर। तो मेंटल का ये ऊपरी भाग जो 65 किलोमीटर मोटा है ये ठोस अवस्था में, और इसके बाद 100 किलोमीटर के आगे पिछले प्रश्न में भी हमने बताया था कि 350 किलोमीटर तक यहाँ तक ये जो है एस्थनोस्फीयर ये गलित अवस्था में है। ये एस्थनोस्फीयर जो है ये गलित अवस्था में है। एस्थनोस्फीयर गलित अवस्था या अर्ध तरल अवस्था में है, और उसका कारण क्या है, यहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्वों का पाया जाना। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सब इसी एस्थनोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का इस एस्थनोस्फीयर का तापमान काफी ज्यादा हो जाता है। उस ज्यादा तापमान होने की वजह से यहाँ से संवहन तरंगें ऊपर की ओर उठती हैं, और इन्होंने इस जो ऊपर का पार्ट है कौन सा 35 किलोमीटर क्रस्ट और 65 किलोमीटर ऊपरी मेंटल का भाग, इतना इसको तोड़ दिया। ऊपरी क्रस्ट और मेंटल के भाग को कई हिस्सों में तोड़ दिया, तो उसको नाम दिया गया
प्लेट का नाम। माने जैसे यहाँ से संवहन तरंगें हम ऊपर उठना शुरू करेंगी तो इन्होंने इस प्लेट को यहाँ से ऐसे तोड़ दिया, एक प्लेट इधर से यहाँ तक बन गई, दूसरी प्लेट इधर से यहाँ तक बन गई। तो ये प्लेट आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर आएगा, उसमें कई प्रश्न उसमें देखे जाएंगे कि यहाँ से ऊपर उठने वाली भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी ने इन प्लेटों को तोड़ा और वही इन दोनों को विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में विस्थापित करती है। तो प्रश्न में जो पूछा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल मीन्स ये पार्ट, प्लेट वाला पार्ट में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम या शक्ति से प्राप्त करता है। माने इनको ऊर्जा कहां से मिलती है। ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ये गलत। बी दिया है रेडियो सक्रिय पदार्थों से, और यही अभी हमने बात की है कि इस एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम पाए जाते हैं। तो यहाँ से, इसकी वजह से यहाँ का तापमान बढ़ता है और उससे ऊर्जा मिलती है और संवहन तरंगें ऊपर उठती हैं, जियोथर्मल एनर्जी ऊपर की ओर उठती है, उसने प्लेटों को तोड़ा और एक दूसरे की विपरीत दिशा में विस्थापित करती है। तो ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? रेडियो सक्रिय तत्व, यानी आप आंसर क्या होगा आपका? रेडियो सक्रिय पदार्थों से यहां से ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा फिर प्लेट को विस्थापित करती है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। और बाकी ये गलत है, चट्टानों के भार से, संवहन से, ये गलत है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से नंबर 1 रेडियो सक्रिय पदार्थों, नंबर 2 गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है, ये लिखा हुआ है। और अब ऑप्शन है कि उपर्युक्त दोनों कथन गलत हैं, बी है उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं, सी प्रथम कथन सही है तथा द्वितीय कथन गलत है, डी ऑप्शन द्वितीय कथन सही है तथा प्रथम कथन गलत है। तो इसी तरह के प्रश्न लगातार ही चल रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट पे चीजें बदल रही धीरे धीरे करके सभी प्रश्नों में। इसी तरह का प्रश्न काफी कुछ मिलता हुआ पिछला प्रश्न था। तो इसमें ये देखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊर्जा का जनन हो रहा है उसका कारण सिर्फ रेडियो सक्रिय पदार्थ है अथवा गुरुत्वीय बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी कारण है। तो देखते हैं, यहाँ से चित्र से देखेंगे, फिर ग्लोब पे भी थोड़ा देखेंगे। जैसे अंदर की तरफ है कोर या क्रोड, उसके बाहर है मेंटल और उसके बाहर है क्रस्ट। क्रस्ट की मोटाई, ये चित्र थोड़ा सा ऐसे बना है कि मोटाई का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। 35 किलोमीटर क्रस्ट की मोटाई है और इस मेंटल का जो ऊपरी परत 65 किलोमीटर की है। ये हम बताते आ रहे हैं लगातार कि ये ठोस है। तो ऊपर के क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, यहां से यहां तक का जो 100 किलोमीटर की मोटी लेयर है, ये इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। यानी लिथोस्फीयर में क्या आएगा? क्रस्ट का पूरा पार्ट 35 किलोमीटर की मोटी पट्टी और उसके नीचे अपर मेंटल का 65 किलोमीटर का हिस्सा, माने लिथोस्फीयर की मोटाई 100 किलोमीटर। और इस 100 किलोमीटर के बाद, लिथोस्फीयर के बाद अपर मेंटल में ही 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर, माने यहां से यहां तक की ये परत, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो कि अर्ध तरलावस्था में है। यानी एस्थेनोस्फीयर के ठीक ऊपर लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर के ठीक ऊपर लिथोस्फीयर है। तो इस एस्थेनोस्फीयर में पिछले ही प्रश्न में हमने चर्चा किया था कि एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम पाए जाते हैं और उनसे निकलने वाली ऊष्मा इस एस्थेनोस्फीयर के ताप को बढ़ाए रखती है और एस्थेनोस्फीयर अर्ध तरलावस्था में होता है।
तो यहाँ से जो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है उसने प्लेटों को तोड़ा और प्लेटों को एक दूसरे की ओर विस्थापित कर दिया। यानी पहला कारण रेडियो सक्रिय पदार्थों का पाए जाना, ये तो सही है। अब दूसरा कारण और देखना कि क्या गुरुत्व बल का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसको ग्लोब और चित्र दोनों की मदद से देखेंगे। ये ग्लोब है, इसकी ऊपर की जो ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो ऊपर की जो क्रस्ट और उसके नीचे फिर अपर मेंटल 65 किलोमीटर तक, यानी टोटल 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो ऊपर की परत को हम कहेंगे लिथोस्फीयर। उसके नीचे जाएंगे तो मेंटल का अपर पार्ट यानी एस्ट्रोस्फीयर शुरू होगा, फिर मेंटल, फिर कोर। तो हम ये देखते हैं कि क्या पृथ्वी की सभी लेयर, सभी मंडल यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर सभी एक गति से घूम रहे हैं या अलग अलग? तो सभी एक गति से नहीं घूम रहे हैं। क्रस्ट सबसे तेज घूम रही है, उसके अंदर जाएंगे तो मेंटल उससे थोड़ा धीमा घूम रहा है और कोर और धीमा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उनका परिधि जो है, सरकमफ्रेंस सबकी अलग अलग है। सबसे ज्यादा सरकमफ्रेंस या परिधि होती है क्रस्ट की, इसलिए सबसे तेज घूमता है। मेंटल का सरकमफ्रेंस और कम हो जाता है, परिधि और कम हो जाती है, इसलिए धीमा घूमता है। कोर का सरकमफ्रेंस या परिधि और कम हो जाती है, इसलिए वो सबसे धीमा घूमता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि क्रस्ट सबसे तेज घूमती है, मेंटल उससे धीमा, कोर उससे धीमा। अगली बात, क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट को हमने जैसे कहा लिथोस्फियर, तो ये भी कह सकते हैं कि लिथोस्फियर तेज घूम रहा है, उसके नीचे एस्थेनोस्फियर उससे धीमा घूम रहा है, लोअर मेंटल और धीमा घूम रहा है और कोर और धीमा घूम रहा है। अब अगली बात क्या आती है कि लिथोस्फियर तेज गति से घूम रहा है और एस्थेनोस्फियर थोड़ा धीमा घूम रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा? फ्रिक्शन पैदा होगा। परिणाम क्या होगा कि लिथोस्फियर यानी ऊपर की परत, ये मान लीजिए लिथोस्फियर है, उसके अंदर एस्ट्रोस्फियर है, पृथ्वी ऐसे घूम रही थी, ये तेज घूम रहा है, लिथोस्फियर तेज गति से, एस्ट्रोस्फियर थोड़ा धीमा, तो दोनों के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण की वजह से यांत्रिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में पैदा होगी, बदलेगी। और क्योंकि ये थर्मल एनर्जी भूमि के अंदर है, इसलिए इसको कहा जाता है जियो थर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा। यानी तो इससे भी एस्ट्रोस्फीयर का तापमान बढ़ता है और वो प्लेट को तोड़ने में, हिट करने में, विपरीत दिशा में विस्थापित करने में उसका भी रोल होता है। यानी एस्ट्रोस्फीयर में बनने वाली जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा भी यहाँ ऊष्मा के जन्म का कारण है। निष्कर्ष क्या निकला कि रेडियो सक्रिय पदार्थ तो यहाँ ऊष्मा जन्म के कारण है ही, गुरुत्वीय बल या यांत्रिक ऊर्जा के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन भी इसका कारण है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, पहला लिखा है उपर्युक्त दोनों कथन गलत हैं, ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगले में लिखा है उपर्युक्त दोनों कथन सही है, ये सही है। यानी यहाँ एस्थेनोस्फीयर में ऊष्मा के जन्म का कारण भूतापीय ऊर्जा है, ये वाला, और पहला वाला रेडियो सक्रिय पदार्थों का पाया जाना, ये तो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। क्या कह रहे हैं कि कोर मध्यस्थ क्षेत्र में, कोर में, क्रोड में या अभ्यंतर में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। और ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है प्राथमिक तरंगें यानी प्राइमरी वेव यानी पी तरंगें, बी दिया है द्वितीयक लहरें यानी सेकेंडरी वेव यानी एस लहरें, एस एस वेव, सी दिया है धरातलीय लहरें यानी सरफेस वेव, इसको कहते हैं एल वेव या लॉन्ग वेव, और डी दिया है प्राथमिक एवं द्वितीयक लहरें यानी पी वेव्स एंड एस वेव। तो कुछ चीजों को देख लें पहले। ये अर्थ इंटीरियर और भूकंप से जुड़ के प्रश्न है। हालांकि अर्थ इंटीरियर का जो रिसर्च हुआ था वो भूकंप की लहरों पर ही आधारित है, बहुत बड़ा रोल है भूकंपी तरंगों का उसमें। तो कोर, जैसे ये कोर या क्रोड है, इसके बाहर मेंटल है और इसके बाहर क्रस्ट,
तो भूकंपीय तरंगें जो उत्पन्न होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई तो ये ऊपर नीचे चारों तरफ फैलना शुरू करती हैं। अब ये भूकंपीय तरंगें जब, अच्छा कोर के बारे में पिछले प्रश्न में भी डिस्कस हुए हैं कि कोर का जो बाहरी हिस्सा है, बाह्य क्रोड, ये बाह्य क्रोड जो है वो तरलावस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। तो मेंटल में अगर पी तरंगें यहाँ से पी तरंगें और एस तरंगें आगे की ओर बढ़ती हैं तो जैसे ही इसके क्रोड के ऊपरी भाग पे यहाँ पे आके जब पी तरंगें हिट करती हैं और एस तरंगें हिट करती हैं तो एस तरंग इसमें से प्रवेश ही नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि एस तरंग की विशेषता यह है कि वो तरल में चल नहीं पाती है, तरल में एस तरंगें प्रवेश ही नहीं करती। तो एस वेव्स जो हैं इसके टॉप पर, कोर के टॉप पर आकर यहीं पर ठहर जाती हैं। तो एस तरंग तो इसके अंदर जाती नहीं, पी तरंगें इसके अंदर प्रवेश करती हैं लेकिन इनकी गति घट जाती है क्योंकि पी तरंगें ठोस में सबसे तेज गति से चलती हैं और तरल में वो उनकी स्पीड थोड़ी सी घट जाती है। तो ये चूंकि आउटर कोर या बाह्य कोर तरलावस्था में, इसलिए पी तरंगे इसमें प्रवेश तो करती हैं पी तरंगे, लेकिन इनकी स्पीड घट जाती है और एस तरंगे ये तो प्रवेश ही नहीं कर पाती। यानी पी तरंगे कोर में जाएंगी, एस तरंगे नहीं जाएंगी और एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स या सरफेस या धरातली वेव्स ये भी नहीं जाएंगी क्योंकि लॉन्ग वेव्स या सरफेस वेव्स सिर्फ धरातली भाग पर ही चलती है। तो प्रश्न में जो पूछा गया है कि कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं, तो आपने देखा पी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। अगले में लिखा है द्वितीयक लहरें, ये प्रवाहित ही नहीं हो सकती। देख लिया आपने कि ये आउटर कोर में प्रवेश नहीं करती। धरातली को आपने देखा, धरातली लहरें ये भी प्रवाहित नहीं होती क्योंकि धरातली लहरें सिर्फ धरातल पर चलती है। और डी में दिया है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक लहरें, तो दोनों एक साथ दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक तो प्रवेश करती हैं इसमें लेकिन द्वितीयक नहीं चलती, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या सही होगा? ए वाला ऑप्शन कि प्राथमिक लहरें कोर मध्यस्थ क्षेत्र में प्रवेश करती। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है। ये क्वेश्चन टीईटी 2003 में पूछा गया है। ये प्रश्न क्या है कि भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है। ए ऑप्शन दिया है 20 किलोमीटर, बी 32 किलोमीटर, सी 36 किलोमीटर और डी 30 किलोमीटर। तो इन्होंने ये पूछा है कि भूगणित एवं भूभौतिकी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार क्रस्ट मेंटल कोर का जो वर्गीकरण दिया गया, पृथ्वी के अंतराल का जो वर्गीकरण दिया गया, उसमें भूपटल यानी क्रस्ट की मोटाई कितनी है। तो IUGG ने जो वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर है IUGG के अनुसार। लेकिन बहुत से जियोलॉजिस्ट, क्योंकि इस पर कुछ मतभेद हैं, पृथ्वी की परतों के में बहुत से जियोलॉजिस्ट के अंदर मतभेद हैं, तो बहुत से जियोलॉजिस्ट इसको 35 किलोमीटर मानते हैं। लेकिन IUGG के अनुसार जब बात आएगी कि IUGG क्या मानता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ये क्या मानता है, तो वो क्रस्ट की मोटाई को मानता है 30 किलोमीटर। तो जब IUGG पर प्रश्न आए या भूगणित एवं भूभौतिकी पर पूछा जाए तो क्रस्ट की मोटाई उनके अनुसार 30 किलोमीटर मानी जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? 30 किलोमीटर, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और ये हमारा बनाया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न देखेंगे तो काफ़ी कठिन प्रश्न है और इस एक प्रश्न में बहुत से आसान प्रश्न समाहित हो जाएंगे। अगर ये प्रश्न करते बन गया आपसे तो आप समझ लें कि आप फिर इस चैप्टर के सारे प्रश्न कर डालेंगे। अगर ये क्वेश्चन बन गया करते हुए तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न आपसे आराम से बनेंगे। देखते हैं इसको। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं
नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर कूट बनाया गया है उसमें ABCD। फर्स्ट में दिया है मोहो विसंगति तल में P तरंगों की गति घट जाती है। पिछले प्रश्नों में भी डिस्कशन करते हुए हमने चीजें बताई हैं कि मोहो विसंगति तल जो है उसमें P तरंगों की गति घटती नहीं बल्कि एकाएक बढ़ जाती है। वहां पर मोहो विसंगति तल में P तरंगों की गति एकाएक अचानक बढ़ती है, तो ये लाइन गलत हो गई कि P तरंगों की गति घट जाती है, ये गलत हो गया, ये पहला गलत। आगे लिखा है कि एस्थेनोस्फीयर में एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। तो एस्थेनोस्फीयर के बारे में हम बता चुके हैं कि अर्ध तरलावस्था में है, और सही बात है कि अर्ध तरलावस्था से सॉलिड के बीच में, और इसकी तुलना ठंडे कोलतार से या गीली मिट्टी से की जाती है। जैसे गीली मिट्टी है उसको हम तरल नहीं बोल सकते, तरल नहीं कह सकते, लेकिन उस पर अगर कोई चीज़ रखी जाए तो फिसलेगी, स्लिप करेगी। ठंडा कोलतार है, उस पर कोई चीज़ फिसलेगी। ग्रीस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उस पर कोई चीज़ फिसलेगी, तो वो तरल नहीं है। और अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि एस तरंगें तरल में प्रवेश नहीं करती, तो एस्थेनोस्फीयर तरल नहीं है, वो अर्ध तरल अवस्था में, इसलिए एस तरंगें उसमें प्रवेश करती हैं। वो अलग बात है कि उसमें एस तरंगों की स्पीड घट जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि एस्थेनोस्फीयर में एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं, ये भी गलत। अगला दिया है बाहरी क्रोड में एस तरंगों की गति बढ़ जाती है। बाहरी क्रोड में एस तरंगों की गति बढ़ जाती है। पिछले ही प्रश्न में देखा था और इससे हमने बताया है कि आउटर कोर है, जो बाहरी क्रोड है, वो तरल अवस्था में है, इसलिए एस तरंगें उसके टॉप पर आकर ठहर जाती हैं और आउटर कोर में वो प्रवेश नहीं कर पाती। बाहरी क्रोड में एस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और लिखा क्या है कि बाहरी क्रोड में एस तरंगों की गति बढ़ जाती है, गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट। तो थर्ड भी गलत। फोर्थ में लिखा है कि आंतरिक क्रोड में पी तथा एस तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो इनर कोर में तो पी तरंगों की स्पीड बढ़ती है क्योंकि वो ठोस है, लेकिन एस तरंगें तो वहां पहुंच ही नहीं पाती, और इसको मिलाकर लिखा गया है कि पी तथा एस तरंगों की तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो ये तो गलत है इतना पार्ट, और ये गलत है, इसलिए इसने पूरे स्टेटमेंट को गलत कर दिया। चौथा भी गलत है, माने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन से सभी गलत है। अब कूट पे देखिए, इसमें लिखा है कूट में फर्स्ट व सेकंड सही है, बी में दिया है सेकंड, गलत हो जाएगा। इसमें दिया है सेकंड व सही, फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड व फोर्थ सही है, एक भी सही नहीं है, सभी गलत है। तो और लास्ट में दिया है सभी गलत है, डी ऑप्शन में दिया है सभी गलत है, और आप देख रहे हैं सभी गलत है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट गलत हैं, एक भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं। इसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये कथन कारण का प्रश्न है और ये भी हमारा बनाया हुआ प्रश्न है। तो जैसे पिछला प्रश्न देखा था या ये प्रश्न है, ये सब प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न। टीजीटी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन पीजीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। और कथन यानी ब्रैकेट में लिखा है ए यानी एसेप्शन, इसमें लिखा है कि पृथ्वी के अंतराल या इंटीरियर की विभिन्न परतों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। और कारण में लिखा है कि पृथ्वी के अंतराल या इंटीरियर में भूकंपीय तरंगें वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। यानी इसका अर्थ क्या है, कथन में कहा गया है कि पृथ्वी के जो विभिन्न परतें हैं, ऊपर से धरातल से अंदर की ओर जाते हैं केंद्र की ओर, तो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उन परतों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। और ये बात सही है। जैसे हम धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं, घनत्व बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि धरातल से केंद्र की ओर जाने पर दाब बढ़ता जाता है, इसलिए घनत्व बढ़ता जाता है। तो ये लाइन, पहली वाली लाइन सही है, कथन वाली। कारण में देखिए कि पृथ्वी के अंतराल या इंटीरियर में भूकंपीय तरंगें वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं।
तो जो भूकंपी तरंगें चलती हैं पृथ्वी के अंदर, तो वो जो है वो वक्राकार मार्ग का कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। और वक्राकार मार्ग का अवलंबन क्यों करती हैं? ये वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि घनत्व में परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी का घनत्व एक समान होता, ऊपर से नीचे तक एक समान होता, तो सेस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगें ऊपर से सेस्मिक सेंटर से उत्पन्न होती, भूकंपीय केंद्र से उत्पन्न होती हैं, चारों तरफ सीधी रेखा में प्रवाहित होती हैं, सीधी। लेकिन उसके घनत्व में अंतर पाए जाने के कारण भूकंपीय लहरें वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। तो ये भी सही है, यानी दूसरा लाइन भी सही है कि ये भूकंपीय तरंगें वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। अब हमें देखना कि व्याख्या है अथवा नहीं। तो व्याख्या के लिए बीच में क्योंकि लगाते हैं। वैसे भी हम आपको लगातार कथन कारण पे समझाते चले आ रहे हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर भी समझ सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बिना क्योंकि लगाए भी कथन कारण प्रश्न का आप आंसर निकाल सकते हैं कि व्याख्या हुई कि नहीं होगी। तो इसमें देखिए कि अगर इसका कारण ये बने तब तो व्याख्या होती, नहीं तो नहीं होती। तो अगर ऐसे पहले सामान्य रूप से चेक करते हैं कि पृथ्वी के घनत्व, पृथ्वी की विभिन्न परतों के घनत्व में तो अंतर है, लेकिन उस घनत्व का अंतर इसलिए है क्या कि भूकंपी तरंगें वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं? इसलिए नहीं है। इसमें घनत्व में अंतर या क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि उसका दबाव बढ़ता जाता है। तो इसका कारण ये नहीं है। क्योंकि लगाकर देखिए, पृथ्वी के अंतराल या इंटीरियर की विभिन्न परतों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी के अंतराल में भूकंपीय लहरें वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं। तो ये वाक्य संतुष्ट नहीं है। पृथ्वी की विभिन्न परतों के घनत्व में अंतर इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती, बल्कि इसलिए पाया जाता है क्योंकि दबाव में अंतर, दबाव बढ़ता जाता है। अगर इसमें इस कारण को कथन की जगह और कथन को कारण की जगह लिख दिया जाए तब व्याख्या होगी। इस स्थिति में व्याख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब है क्वेश्चन नंबर 15 और जो कि आज की प्रश्न श्रृंखला का आखिरी प्रश्न होगा। और ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न में लिखा है कि पृथ्वी के गिर्द यानी पृथ्वी के चारों ओर चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। ए ऑप्शन है चर्म, बी ऑप्शन परपटी, सी घेरा और डी है बाह्य परिधि स्तर। तो जो बाहर का कवर है, बाहर की मेखला या मंडल है, उसको किस नाम से जानते हैं आप? क्रस्ट या हिंदी में भूपरपटी या परपटी। तो आंसर क्या सही होगा? बी ऑप्शन। बाकी ये सब फालतू के हैं, टर्म वगैरह कुछ नहीं, ये सब बेकार के ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन परपटी। तो अगली प्रश्न श्रृंखला के साथ हम फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। थैंक यू।